हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह लेखपाल हो, वीडियो हो या फिर अन्य कोई परीक्षा। तो उसमें पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को, और इन प्रश्नों की सीरीज में जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज हिंदी का 17वां वीडियो है। इससे पहले हिंदी के 16 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग जो हमारी पूरी टीम है, ये है यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ही नहीं बल्कि जो है उनके साथ एडिशनल नॉलेज को भी ऐड करके पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अन्य विषयों की जो है क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं और डेली करंट अफेयर अपलोड हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा उसका जो है आनंद ले रहे होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मर्यादा और टुडे के संपादक थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई या फिर जैनेन्द्र कुमार या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है मर्यादा और टुडे के संपादक थे। अगर बात की जाए मर्यादा पत्रिका की, तो मर्यादा पत्रिका जो है 1911 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसका सबसे पहला प्रकाशन जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे कृष्णकांत मालवीय। ठीक, कृष्णकांत मालवीय जो है इसके पहले संपादक थे। और कृष्णकांत मालवीय जो है किनके पुत्र थे, तो वो थे मदन मोहन मालवीय के पुत्र। मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र थे कृष्णकांत। और ये जो मर्यादा था यह एक राजनीतिक पत्रिका थी, और राजनीतिक पत्रिका होने के नाते जो है इसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त थी। और ख्याति प्राप्त करने में राजनीतिक लेख जो है सबसे महत्वपूर्ण लेख जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा जो है ये दोनों पत्रिकाएं संपादित की जाती थी। सबसे पहले जो है कृष्णकांत संपादित करते थे, लेकिन बाद में जो है इसको डॉक्टर संपूर्णानंद जी करने लगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन है आपके नक्षत्र, नायिकाएं, राशियां या कलाएं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नायिकाएं। यानी नायिकाओं के प्रकार हैं पद्मिनी, शंखिनी जो है, चित्रिणी और हस्तिनी जो है, जिसको कवि केशव दास ने जो है ये वर्णन किया है कि ये नायिकाओं के 4 प्रकार हैं। पद्मिनी की क्या जो है बात होती है, मतलब जो इन सबसे भिन्न होती है, या फिर इनकी क्या अलग से क्वालिटी होती है, सबके बारे में जो है विभिन्न विधाओं के बारे में वर्णन जो किया है वो क्या है, कवि केशवदास ने। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कवि केशवदास जी ने नायिकाओं के कितने प्रकार बताए हैं। तो आप उसमें बताइएगा कि 4। तो चारों प्रकार कौन से हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी। यह प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि कवि केशवदास जी द्वारा वर्णित नायिकाओं के 4 प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है या फिर है। तो उसमें आप जो है इन चारों को याद रखेंगे तब आप वो प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो आपको यह बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या फिर किशोरी दास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध जी के द्वारा यह रचना की गई है कि ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसके अलावा अगर बात की जाए जो है ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी रचना है, मीन्स यह काव्य है या उपन्यास है या जो है अन्य कोई कृति है, तो आपको इसको याद रखना है कि यह एक उपन्यास है। आप जो है अब डायरेक्टली यह प्रश्न जो है ये जो है उपन्यास, डायरेक्टली प्रश्न यह नहीं पूछे जाएंगे कि ये किसकी रचना है। हो सकता है पूछा जाए, वो अलग की बात है, लेकिन आपसे यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बन रही है कि ऐसे ही दे दिया जाएगा कि कौन सी कोई किसी रचना का नाम, और उसको मैं आपको यह छाट के बताना रहेगा कि वह कविता है, रचना है या फिर उपन्यास है या फिर अन्य या कोई वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, ऐसे जो है दे दिए जाएंगे विकल्प आपको। तो आपको उसमें से छाट के बताना होगा। तो यह एक ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि जिनका उपनाम हरिऔध था। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जो है अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं जो रची गई हैं वो हैं यशोधरा, ठीक, या फिर जयद्रथ का वध, इसको जो है आप लोग या फिर हम बोल दे रहे हैं, आप जो है नोट कर लीजिए। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कुछ रचनाएं हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में, जैसे कामायनी हो गई आपकी, ठीक,
कामायनी, कामायनी एक्सप्रेस भी चलती है, तो इसको इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि कामायनी एक्सप्रेस जो है जयशंकर प्रसाद जी की द्वारा रची गई जो है पुस्तक है, रचना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उर्वशी, आंसू, झरना, लहर इत्यादि जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रची गई रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं की बात की जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें आप चिदम्बरा, पल्लव, उत्तर, लोकायतन, युगवाणी या फिर ब्रह्मा, ये सभी जो है प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। और नागार्जुन जी की अगर बात की जाए तो नागार्जुन जी की जो सबसे प्रमुख रचना है वो है अकाल और उसके बाद। लेकिन इनके अलावा जो है अन्य प्रमुख रचनाएं इनकी जो है वो है बहुत दिनों के बाद, भस्मांकुर, ये सभी इनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाएं। भस्मांकुर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि भस्मांकुर किसकी रचना है, तो बाबा नागार्जुन की। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। आपको इसमें बताना है कि जय भारत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो जो है इससे पहले आप लोगों ने देखा कि महावीर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचना जैसे जयद्रथ का वध, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी, या साकेत, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। तो इसमें आपको बताना है, तो ऑप्शन है आपके मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता या फिर हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसमें जो बात की जाए तो वो जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, जाति प्रथा का भी विरोध करते थे और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी विरोध करते थे। लेकिन या फिर स्त्री पुरुष की समानता का जो है कहीं पर इनका उल्लेख अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कबीर ने जो है समाज सुधार के अंतर्गत इन स्त्री पुरुष की समानता का उल्लेख अपनी रचनाओं में नहीं किया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। ऑप्शन है आपके वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति या फिर रूपक काव्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समासोक्ति। समासोक्ति जो है जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रमुख विधा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको क्या कहते हैं, उनके हिसाब से यह है एक प्रेम लौकिक, यानी कि प्रेम लौकिक, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और कथा समासोक्ति है, मीन्स इसमें जो है प्रेम का वर्णन है, इसलिए इसको जो है प्रेम लौकिक, और कथा के रूप में यानी समास के रूप में दिया गया है, इसलिए इसको जो है कथा समासोक्ति कहा गया है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति पद्मावत के बारे में किसने कहा है। तो उसको जो है कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो हैं जायसी जी। ठीक है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन है आपके प्राश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या फिर अश्लिष्ट योगात्मक। तो हिंदी जो है आकृत की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और आकृत मूलक वर्गीकरण के अनुसार जो है अगर बात की जाए तो यह एक बहिर्मुखी, इसको आप लोग समझिएगा, बहिर्मुखी, ठीक है, यह एक बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। और इससे पहले जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी का विकास आप लोगों ने देखा था कि मूल रूप से देखा जाए तो यानी आदि रूप में संस्कृत से जो है हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, संस्कृत से होते हुए पाली, पाली से फिर होते हुए जो है प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से जो है पूर्व हिंदी या प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी जो है जिसका विकास हुआ है ये यही क्रम में हुआ था। इसको आप लोग जो जब पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बढ़िया से उसकी हायरार्की यानी कि क्रम बताया गया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये यूपी में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको आपको जो एकदम रटा होना चाहिए कि बिना जवाब से कोई पूछे तो आप खट से उसका जवाब दे सकें। तो ऑप्शन से आपके गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। तो इस जो है मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र जी का एक अधूरा उपन्यास है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 10 जून या फिर 15 सितंबर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को जो है
14 सितंबर, एक मिनट सॉरी, 14 सितंबर 1949, ये डेट आपको याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने वाले कौन थे? वो जो है संविधान सभा के लोग थे, जो कि सर्वसम्मति से जो है, बिना किसी विरोधाभास के, यानी सर्वसम्मति से जो है इसको जो हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया कि यह हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि हिंदी भारत की क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अगर बात की जाए राष्ट्रभाषा की, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसको आपको जो है याद रखना है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। लेकिन अगर बात की जाए हिंदी दिवस मनाने की, तो हिंदी दिवस जो है मनाना 1953 से प्रारंभ किया गया। 1953 में जो है 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। यह आपको याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? यानी हिंदी भाषा का नाम अगर भारत के लिए बात की जाए तो सबसे पहले सुझाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के साथ जो है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जो इसको जो है हिंदी भाषा को भारतवर्ष के लिए भाषा बनाए जाने के रूप में मांग यानी कि उठाई थी बात। और जो है उनके बाद जो है केशव चंद्र सेन जो थे, जो ब्रह्म समाज के ही उत्तराधिकारी थे, यानी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक, फिर जो है उनके उत्तराधिकारी, यानी बात की जाए जो बाद में ब्रह्म समाज के प्रमुख बने, वो केशव चंद्र सेन जी। केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने अपने एक स्पष्ट जो है लेख में लिखा था, अपने समाचार पत्र में जो है एकदम स्पष्ट लेख में लिखा था कि हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। मीन्स इसके अलावा कोई और भाषा नहीं है जो भारत की राष्ट्रभाषा बन सके। ठीक, किंतु आपको यह याद रखना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन है आपके नई चाल में ढली, कविवचन सुधा, विद्या सुंदर या फिर चंद्रावली। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक जो है बांग्ला नाटक है, जो कि बाद में अनुदित किया गया इसको। ठीक, और बात किया चंद्रावली की, चंद्रावली इनका जो है एक नाटक यह भी है इनका, लेकिन इसका अनुवाद नहीं किया गया जो है। और बात की जाए कविवचन सुधा की, कविवचन सुधा इनकी जो है एक पत्रिका थी। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसमें ऑप्शन है आपके बनारसी दास, सुंदर, सेनापति या फिर कादिर। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि सुंदर। सुंदर जो है ग्वालियर के एक ब्राह्मण थे। ग्वालियर के एक ब्राह्मण थे और ये शाहजहां के दरबार में कविताएं सुनाया करते थे। ठीक है, जिसके कारण इनको जो है पहले कवि राय की उपाधि दी गई, कवि राय की उपाधि दी गई, बाद में इनको जो है महाकवि राय की उपाधि दे दी गई। ठीक है, और इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि इनके नाम से ही है, जिसे सुंदर श्रृंगार कहा जाता है। यानी सुंदर श्रृंगार जो है इनकी एक प्रमुख रचना है, श्रृंगार। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और जिसमें जो है बहुत बढ़िया से वर्णन किया है इन्होंने नायिका के बारे में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है आपके रहीम दास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास या फिर तुलसीदास। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है कबीर दास जी थे। कबीर दास जो है एक निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए कि जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे। ठीक, गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं मानते थे। और शाखा के प्रमुख कवि जो है, अगर बात की जाए ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे, उनमें आप कह सकते हैं कबीर दास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदर दास, मलूक दास, ये सभी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक, तो आपको ये सब रटा होना चाहिए एकदम से कि कबीर दास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदर दास और मलूक दास, ये सभी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन है आपके छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या फिर द्विवेदी युग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। यानी मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है वह द्विवेदी युग से है। ठीक, और अगर बात की जाए इससे संबंधित जो है अन्य प्रमुख कवियों की, द्विवेदी युग में जैसे आपके हरिऔध जी यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, ये सभी जो है अन्य प्रमुख कवि हैं। ठीक,
तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? ऑप्शन से आपके धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई, यानी हरिशंकर परसाई जी की यह एक प्रमुख रचना है। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी के रूप में जानी जाने वाली जो भाषा है यह है खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, इसमें जो है ने परसर्ग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किंतु अगर बात की जाए पूर्वी अवधि की, यानी कि जिसमें भोजपुरी आपकी आती है या फिर ये जो है भाषाएं जो पूर्व में बोली जाती हैं, अवधि पूर्वी, यानी कि ये सभी जो पूर्वी भाषाएं हैं उनमें ने परसर्ग का अभाव पाया जाता है। खड़ी बोली के मतलब खड़ी बोली में जो है स्पष्ट रूप से परसर्ग यानी कि दिखाई देता है, जबकि पश्चिम की ही अन्य बोलियाँ हैं जैसे राजस्थानी, ये सभी जो है इसमें जो कुछ छिपा हुआ ने परसर्ग दिखाई देता है। लेकिन ने परसर्ग अगर बात की जाए तो ये इसमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आपके स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगमणि या फिर चिदम्बरा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिदम्बरा, यानी कि चिदम्बरा के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, और 1968 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको जो है याद रखना है कि जो है सुमित्रानंदन पंत, मतलब सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1968 में जो है प्राप्त किया था। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंदन पंत जी पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हंस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है आपके प्रेमचंद्र, निराला, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञेय। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, जो इस टेस्ट सीरीज का यानी कि जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो देखते हैं, इसमें है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है आपके आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसमें आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की एक प्रमुख रचना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर अन्य तथ्य की हम बात करें तो यह महत्वपूर्ण रचना है। इसके बारे में जो है इसके जो रचयिताकार हैं वो हैं चंद्र बरदाई, जो आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है, चंद्र बरदाई। ठीक, तो जो है ये आपको याद रखना चाहिए कि चंद्र बरदाई जो है इसके रचनाकार हैं, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक, और यह मूलतः युद्ध प्रधान का काव्य है। इसमें जो है पूरी तरीके से यानी कि युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए, यह एक युद्ध प्रधान काव्य था जिसमें छप्पय, कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा एवं आर्य छंदों का प्रयोग यानी कि आर्य छंदों का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर अभी नए हैं आप और ये पहला वीडियो है या फिर जो है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिख रहे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे जो है हमारे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।